Hello friends, I'm Harish Demla from Accurate Fortune Astrology। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम एक नई सीरीज पे काम कर रहे हैं और उस सीरीज में हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें अपना बर्थ चार्ट कैसे एनालाइज करना चाहिए, किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, किन किन प्लैनेट्स की प्लेसमेंट या पोजीशंस देखनी चाहिए और उसको हर तरीके से जो भी पॉसिबल तरीके हैं उन तरीकों से देखकर ये अनुमान लगाना चाहिए कि हमारा जो बर्थ चार्ट है वो हमें जीवन में कितनी सक्सेस देने वाला है, चाहे वो हमारी पर्सनल लाइफ में हो या प्रोफेशनल लाइफ में हो, किस तरह की बीमारियां देने वाला है। तो ये अभी हम इनिशियल स्टेज पे ही हैं। हमने 2 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। आज हम तीसरी वीडियो पे काम कर रहे हैं और इसको हम भाग 3 के नाम से अपलोड करेंगे। तो आज हम थोड़ा सा गहराई में जाएंगे और आपको बताएंगे कि प्लैनेट्स को कैसे रीड किया जाता है। दोस्तों देखिए, आज हम आपको ये बताएंगे कि प्लैनेट्स की प्लेसमेंट से आपको ये देखना पड़ेगा कि ये जो चार्ट है इसमें नेटिव्स को कितने बेनिफिट्स मिल रहे हैं, क्या नेटिव की जो इनकम है वो सब्सटेंशियल है या नहीं है, या जो वो कमाएगा जिंदगी में उसका सुख भोग करेगा या नहीं करेगा, वो उसकी इनकम किस तरफ डायरेक्ट करेगी, क्या वो उसको मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो इस तरीके से बहुत ही ज्यादा कॉम्बिनेशंस हैं जिस पे हम कोशिश करेंगे मैक्सिमम कॉम्बिनेशंस कवर करें। पहले तो आपने ये देखना है कि इस नेटिव की जन्म पत्री में यानी कि बर्थ चार्ट में 5वें घर में और 9वें घर में कितने प्लैनेट्स हैं। कल हमने ये डिस्कस किया था कि 5वें और 9th हाउस के प्लैनेट की प्लेसमेंट आपको देखनी है। आज हम ये बोल रहे हैं कि चलिए, अगर उसकी राजयोग प्लेसमेंट नहीं है तो हम ये तो देख सकते हैं कि 5वें घर में कितने प्लैनेट्स आ रहे हैं और उसके 9th हाउस में कितने प्लैनेट्स हैं। चाहे वो छठे घर का ही प्लैनेट क्यों ना बैठा हो, चाहे वो 8वें का क्यों ना बैठा हो, 12वें का क्यों ना बैठा हो, तीसरे का क्यों ना बैठा हो, 10वें का, 11वें का, किसी का भी बैठा हो, क्या उसके 5th हाउस में कुछ प्लैनेट्स हैं या नहीं है, एक भी प्लैनेट है या नहीं है। और फिर हमने दूसरा उसका हाउस देखना है 9th हाउस, क्या उसमें कुछ प्लैनेट्स हैं। जिस इंसान के 5th हाउस में कुछ भी प्लैनेट्स होते हैं तो ये इंसान जिंदगी में राइज जरूर करता है, और जिस इंसान के 9th हाउस में कुछ प्लैनेट्स होते हैं, चाहे वो कैसे भी प्लैनेट्स हो, चाहे वो छठे घर का स्वामी ही बैठा हुआ हो, चाहे वो 8वें का ही बैठा हुआ हो, अगर उसके भाग्य में कुछ प्लैनेट्स हैं तो इंसान की इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी रहेंगी और वो जिंदगी में प्रोग्रेस जरूर करेगा, यानी कि एक स्टेज से, एक क्लास से दूसरी क्लास में जरूर पहुंचेगा। ऐसे ही अगर उसके लगन में भी कुछ प्रोमिनेंट प्लैनेट्स हैं तो उसकी पर्सनैलिटी उसे कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली बेनिफिट्स देगी। तो ये हमारे 3 हाउसेस जो हैं, 1st, 5th एंड 9th, ये ऐसे हाउसेस हैं इसमें प्लैनेट कहीं से आके भी बैठ जाए तो चाहे ये राजयोग समान नहीं है फिर भी ये बहुत ही आपको ऊंचाई तक ले जाएगा। दूसरी चीज आपने ये देखनी है कि उसके 11th हाउस में कितने प्लैनेट्स हैं। अगर उसके 11th हाउस में ऑस्पिशियस प्लैनेट बैठा हुआ है कोई तो डेफिनेटली ये उसको गेन्स या इनकम देगा ही देगा। अगर उसके इनकम के घर में 2 एनिमी प्लैनेट्स बैठे हुए हैं तो उसको इनकम अर्न करने में मुसीबतें आती रहेंगी, स्ट्रगल रहेगा, टग ऑफ वार चलेगा, फाइट चलेगी, कभी इनकम ब्रेक होगी, कभी बनेगी। सपोज यहां पर हम एक एग्जांपल देके समझाते हैं। किसी चार्ट के 11th हाउस में अगर गुरु योग कारक बैठा हुआ है और उसके साथ राहु बैठ गया, या गुरु का एनिमी, दूसरा एनिमी प्लैनेट्स केतु है, वो बैठ गया, चाहे वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले जाते हैं, लेकिन अगर शनि बैठ गया, न्यूट्रल प्लैनेट है,
तो यहां पर उसका योग कारक जो प्लानेट है, अगर गुरु योग कारक है तो गुरु तो उसको एफर्ट्स करेगा कुछ इनकम जनरेट करवाने की, और शनि उसमें ऑब्स्ट्रक्शंस डालेगा, या राहु उसमें प्रॉब्लम्स पैदा करेगा। ऐसे ही अगर यहां पर मंगल बैठ गया और मंगल के साथ राहु बैठ गया तो यहां पर परेशानियां रहेगी। मंगल योग कारक होकर बैठ गया तो मंगल उसको इनकम देने की कोशिश करेगा, उस इंसान को अपनी दशा, अंतरदशा, प्रयंतर दशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा में, लेकिन राहु उसमें विघन डालेगा। तो अगर 11th हाउस में 1 से 2 प्लैनेट्स हैं तो वो फ्रेंड्स प्लैनेट्स होने चाहिए, और अगर 1 से 2 प्लैनेट्स एनिमी प्लैनेट्स हैं तो प्रॉब्लम ज्यादा रहेगी। अब देखिए 11th हाउस का कनेक्शन कहां बन रहा है। क्या 11th हाउस का कनेक्शन हमारे छठे घर से बन रहा है, 8वें से बन रहा है, 12th से बन रहा है, 2nd से बन रहा है, 4th से बन रहा है, लगन से बन रहा है, कहां से बन रहा है ये कनेक्शन? यानी कि 11th हाउस का जो लॉर्ड है वो कहां जाके बैठा है? तो आपने ये 2 डॉट्स को जोड़ना जरूर है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रिडिक्शन फॉर एनीबॉडीज चार्ट। अगर 11th हाउस का लॉर्ड 12th में बैठा हुआ है तो ये इंसान अगर अपने नेटिव प्लेस के आसपास काम करेगा तो इसका नुकसान होगा, इसका लॉस हो जाएगा इसके मनी का। अगर ये किसी एमएनसी में काम करेगा या विदेश में जाके काम करेगा तो फायदा होगा। और 11th हाउस का लॉर्ड अगर 2nd हाउस में आ जाए, एक्यूमुलेटेड वेल्थ, तो ये मैक्सिमम इसका जो इनकम है उसको ये सेव करेगा। अगर इसके लगन में आ जाए तो लगन के पास तो इनकम पहुंच गई, यानी कि सेल्फ के पास तो पहुंच गई, उसके बाद उस इनकम का क्या हो रहा है वो लगन के स्वामी को देखिए। तो आपने डॉट्स को कनेक्ट करना है, एक डॉट से दूसरे डॉट पे लाइन मार के कनेक्ट करना है कि इसका लिंक कहां बन रहा है। अगर 11th हाउस के लॉर्ड का स्वामी छठे घर में चला गया तो आपका ज्यादातर पैसा कमाई लोन्स में जाएगी, डिस्प्यूट्स में जाएगी, बीमारियों में जाएगी। अगर आपका 11th हाउस का लॉर्ड 5th में बैठ गया तो ये ऑस्पिशियस है, आपको अच्छे गेन्स हो सकते हैं, लेकिन आपकी इनकम का खर्चा आपके बच्चों पे हो सकता है, उनकी एजुकेशन पे हो सकता है। 11th हाउस का लॉर्ड उठ के चौथे में बैठ जाए तो आप ये समझिए कि आपका जो खर्चा होगा इनकम का वो आपके कंफर्ट्स पे होगा, कन्वीनियंस पे होगा, हैप्पीनेस पे होगा, फैमिली पे होगा, मदर पे होगा। और ऐसे ही 11th हाउस का लॉर्ड उठ के 8वें घर में बैठ जाए तो आपका पैसा ऑब्स्टेकल्स में, डिफिकल्टीज में, बीमारी में, लंबी बीमारियों में खर्च होगा। और 11th हाउस का लॉर्ड अगर उठ के आपका 10th में आ जाए तो डेफिनेटली आपका जो खर्चा होगा अपने सोशल स्टेटस को बिल्डअप करने में होगा, सोसाइटी पे होगा, अपने ऊपर भी होगा, लेकिन अपने स्टेटस को बिल्डअप करने में होगा, शो ऑफ में होगा। और 11th हाउस का प्लैनेट उठ के 3rd हाउस में हो जाए तो आपको कहीं ना कहीं आपका खर्चा आपके छोटे भाई बहनों पे होगा। हो सकता है आप घर में बड़े हों, आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी हो अपने छोटे ब्रदर सिस्टर्स की, या उनको सेट करने में होगा। तो दोस्तों 11th हाउस के लॉर्ड को देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहां से ही हम आदमी की रेगुलर इनकम देखते हैं। छठा घर नौकरी का है, 11वां घर इनकम का है, इसको कंफ्यूज मत करना। छठा घर नौकरी करने का यानी कि आपकी जॉब का है, और उस जॉब से जो आप इनकम ले रहे हो वो तो 11वां घर है। तो 11वें घर पे आपने पैनी नजर रखनी है कि 11वें घर में कौन बैठा हुआ है, प्लैनेट ऑस्पिशियस कोई है या नहीं है। अगर है तो 1 है या 2 है या 3 है, क्या वो एनिमी प्लैनेट्स हैं, क्या वो इनकम में ही प्रॉब्लम्स पैदा कर रहे हैं इस इंसान की। और अगर इनकम में प्रॉब्लम पैदा नहीं हो रही है तो वो इनकम जा कहां रही है, इनकम के घर का लॉर्ड 11th हाउस का लॉर्ड बैठा कहां है। इट विल इंडिकेट यू कि ये आदमी कितना पैसा कमाएगा, कितनी पावरफुल इसका योग है, और फिर वो इनकम जा कहां रही है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ डिस्कशन है जो आपने ध्यान से देखना है और उसको एनालाइज करना है। अब हम आगे चलते हैं। इसमें आगे आपने देखना है कि हमारे 5वें घर में जो 3 प्लैनेट्स पड़े हुए हैं वो किस तरह के प्लैनेट्स हैं।
या 2 प्लैनेट्स पड़े हुए हैं वो फ्रेंड्स प्लैनेट्स हैं या एनिमी प्लैनेट्स हैं। अगर एनिमी प्लैनेट्स हैं तो ऑब्स्ट्रक्शंस आपको ज्यादा करनी पड़ेगी, मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, ऑब्स्ट्रक्शन ज्यादा रहेंगी आपकी लाइफ में, लेकिन आप जिंदगी में आगे जरूर बढ़ोगे। अगर आपके 9th हाउस में 2-3 प्लैनेट्स हैं और कुछ आपकी डेस्टिनी को मजबूत बना रहे हैं, कुछ वीक बना रहे हैं, तो डेस्टिनी में एक टग ऑफ वार चलेगा। जब खराब प्लैनेट की दशा चलेगी तो खराब फल मिलेंगे, और जब अच्छे प्लैनेट की दशा चलेगी तो अच्छे फल मिलेंगे। लेकिन ये कोई भी प्रेडिक्शन निकालने के लिए हमें ये नहीं है कि सिर्फ महादशा और अंतरदशा को देखना है, प्रयंतर दशा है, उसके आगे की छोटी दशाएं हैं, वो भी देखनी है। कम से कम 5 दशाओं तक आप देख सकते हैं कि आपको डे टू डे लाइफ में किस तरह के फल मिलेंगे। अब दोस्तों हम इसी कड़ी में थोड़ा सा आगे चलते हैं और हम अपने मून की पोजीशन देखते हैं। मून इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लैनेट इन एस्ट्रोलॉजी। अब एस्ट्रोलॉजी में मून को प्लैनेट ही कहते हैं, वहां आपने कंफ्यूज नहीं करना कि ये तो प्लैनेट ही नहीं है। इसको सन और मून को प्लैनेट्स ही बोलते हैं एस्ट्रोलॉजी। और अगर मून किसी भी इंसान का अच्छा है, स्टेबल है, स्ट्रांग है, तो इसका मतलब यह है कि वो खुश है, उसमें सेटिस्फेक्शन है। सपोज मून 2 नंबर में बैठ गया, 4 में भी ठीक है, मून में स्ट्रेंथ मिलती है। 4 हालांकि इमोशंस का प्लैनेट और मून भी इमोशनल है, फिर भी अपनी राशि है उसकी। 9 नंबर में भी मून अच्छा माना जाता है, 1 नंबर में भी बहुत तेज माना जाता है, 5 में भी ठीक है। अब 1, 4, 5, 9 इसमें तो ठीक ही है, 12 में भी ठीक है। 12 में थोड़ा सा मून में फिकल माइंडेडनेस रहती है, लेकिन फिर भी गुरु की राशि है। तो मून, अगर आपका मून से क्या देखते हैं, माइंड, अगर आपका माइंड हैप्पी है तो आपकी लाइफ में खुशियां जरूर होंगी। आपका मून ही डिस्टर्ब है, मून के साथ केतु बैठ गया, मून नीच का बैठ गया, मून के साथ राहु बैठ गया, मून के साथ शनि बैठ गया, विष योग जैसे योग बना देते, तो यहां मून में इंस्टेबिलिटी आ जाएगी। माइंड में जो खुशी है ना वो कम रहेगी। ऐसा नहीं है कि खुशी नहीं रहेगी, कभी कभी खुशी भी रहेगी, क्योंकि चंद्र और शनि का योग भी कभी कभी आदमी को बहुत ह्यूमरस बनाता है। ऐसा नहीं है कि उसका थोड़ा सा डिस्टेंस पे बैठे हो तो इंसान बहुत मजाकिया किस्म का भी हो सकता है, लेकिन फिर भी शनि अगर और थोड़ा नजदीक आ जाए तो कुछ मन में उदासीनता, अकेलापन और कुछ मन में इंस्टेबिलिटी दे देता है, इनसिक्योरिटी दे देता है, एंजाइटी दे देता है, चिंता दे देता है, क्योंकि शनि इन चीजों का कारक ही है, जिम्मेदारी दे देता है, तो आदमी खुश ज्यादा नहीं रह पाता। तो आपने मून की कंडीशन भी जरूर देखनी है कि मून कौन से घर में बैठा हुआ है और किस राशि में बैठा हुआ है। अगर मित्र राशि में है तो मून ठीक है, अगर एनिमी साइन में है तो मून थोड़ा सा डिस्टर्ब्ड है, और अगर गलत घर में है तो ज्यादा डिस्टर्ब्ड है, यानी कि 8वें, 12वें, 6ठे में आ गया तो डिस्टर्ब ज्यादा है, तीसरे में भी स्ट्रगल में है। और अगर और किसी घर में है, और इसको आप यूं देख लीजिए, इसके नंबर ही लगा लीजिए कि अगर भाई फ्रंट राशि में है तो इसके इतने नंबर हैं, और एनिमी साइन में है तो इतने हैं, अच्छे घर में है तो इतने हैं, बुरे घर में है तो इतने हैं, उसी हिसाब से आप एनालाइज कर लीजिए। क्योंकि देखिए एस्ट्रोलॉजी में ऐसा नहीं होता कि एक चीज बहुत अच्छी है या नहीं है, ऐसा कभी नहीं होता। भाई किसी इंसान की जो लाइफ है एवरेज भी तो हो सकती है, उसका थॉट प्रोसेस ऑर्डिनरी भी तो हो सकता है, जिसमें ना बहुत ज्यादा खुशी है ना बहुत ज्यादा गम है। तो इसलिए हमें ऐसे ज्यादातर ऐसे चार्ट्स मिलेंगे जिनमें कुछ डेफिशिएंसीज भी है, कुछ अच्छी चीजें भी है। ठीक है, ऑर्डिनरी लाइफ है, किसी की लाइफ अबव एवरेज है, किसी की लाइफ सुपर है। यही तो देखना है हमने चार्ट में एनालाइज करके।
और किसी की लाइफ बहुत खराब है। तो दोस्तों, मून की कंडीशन देख के आपको ये पता लग जाएगा कि ये आदमी जिंदगी में इसको खुशियां कितनी मिलेंगी, एंड दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। हर आदमी ये पूछेगा भी आपसे कि भाई मुझे कुछ खुशी मिलेगी लाइफ में, या ऐसे ही मुझे चिंताओं में ही रहूंगा मैं। तो वो आप मून की कंडीशन देखिए। और फिर मून का संबंध है आपकी मैरिड लाइफ से। देखिए, हर चीज का कहीं ना कहीं कनेक्शन है। जिस आदमी की डिस्टर्ब्ड मैरिज होती है, मैरिड लाइफ होती है, वो कभी खुश नहीं रहता। उसका मून हमेशा खराब ही मिलेगा आपको चार्ट में। और जिस आदमी की मैरिड लाइफ, हैप्पी मैरिड लाइफ होगी, उसका मून अच्छा मिलेगा आपको। आप इसको वैसे भी देख लीजिए किसी चार्ट में। मून का अच्छा होना और स्टेबल होना दोनों अलग चीजें हैं। 2 नंबर में अगर मून है तो मून स्टेबल ज्यादा है। अगर मून पे किसी दूसरे मैलेफिक प्लैनेट की दृष्टि है तो मून स्टेबल तो है, लेकिन दूसरे प्लैनेट उसे ज्यादा खुश नहीं रहने दे रहे, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स उसे दे रहे हैं। इस तरीके से देखना चाहिए चीजों को। इसलिए चंद्र और गुरु, चंद्र और मंगल का योग बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि मंगल का बल मिल जाता है मून को। मून बहुत डेलिकेट प्लैनेट है, और इधर से गुरु की विजडम मिल जाती है। तभी तो गज केसरी योग जैसे, लक्ष्मी योग, महालक्ष्मी योग जैसे बनते हैं मंगल और चंद्र की कंजंक्शन से, या गुरु और चंद्र की कंजंक्शन से, जब ये केंद्रीय त्रिकोण में होते हैं। तो मून का अच्छा होना इन्हीं चीजों से आपने देखना है। गुरु की दृष्टि, गुरु की कंजंक्शन, मंगल की कंजंक्शन, मंगल की राशि, मंगल का साथ, मंगल की सपोर्ट, अच्छा नक्षत्र, ये वाली चीजें आपने ज्यादा ऑब्जर्व करनी है। तो दोस्तों, मून इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू जज। अब दोस्तों, हम आखिर में इस वीडियो की आखिर में आपसे बात करेंगे राहु और केतु की। राहु और केतु बहुत ही ज्यादा मैलेफिक एनर्जीज है। राहु हमारे ऊपर के हिस्से का मालिक है, यानी कि राहु के पास ब्रेन है, आईज है, ईयर्स है, नोज है, माउथ है। और केतु के पास नीचे का धड़ है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट उसके पास दिल है, हार्ट, पैर है, नीचे का पूरा हिस्सा उसके पास है। अब राहु और केतु आमने सामने बैठते हैं। अब राहु हमारी ऑब्सेशन है और केतु मोक्ष का कारक है। तो राहु जहां भी बैठता है उस हाउस को पावरफुल बना देता है, वहीं हमारा फोकस रहता है। और जिस प्लैनेट के साथ बैठता है उस प्लैनेट को पूरी तरह से इन्फ्लुएंस कर देता है। अब राहु के मित्र जो हैं वो कौन है? राहु के मित्र हैं बुध, शुक्र, शनि। और राहु के एनिमीज हैं सूर्य, चंद्र, मंगल और गुरु। ये राहु के एनिमीज हैं। और केतु तो एक पैथेटिक एनर्जी है। हालांकि केतु का ग्रुप तो वही है, लेकिन ऐसा नहीं मानना चाहिए कि इन प्लैनेट्स की कंजंक्शन अगर अपने मित्रों के साथ आ जाए तो आपको अच्छे फल देगी। ऐसा कभी नहीं है। लेकिन ये आप कह सकते हैं कि अगर अपने एनिमी प्लैनेट्स के साथ ये बैठ जाए तो ज्यादा बुरे फल देते हैं। अब देखिए, राहु अगर शनि के साथ बैठ जाए तो बीमारी का योग पैदा कर देता है। राहु अगर बुध के साथ बैठ जाए तो यहां पर अच्छे फल दे देता है काफी। यानी कि हम बहुत ज्यादा ओवर इंटेलिजेंट हो जाते हैं, चालाक हो जाते हैं। और अगर राहु शुक्र के साथ बैठ जाए तो हमें सेक्स की तरफ ले जाता है, विच इज ऑल्सो बैड। अब देखिए, राहु मंगल के साथ बैठ जाए
तो प्रॉपर्टीज मैटर्स में बर्बाद कर देता है आदमी को। पहले तो दिलवा देगा प्रॉपर्टी बहुत, फिर खत्म करवा देगा। और राहु अगर सूर्य के साथ बैठ जाए तो आदमी को मिसलीड कर देता है। आदमी बड़े बड़े सरकारी कॉम्पिटिशन या सरकारी काम करने के लिए आदमी को तैयार कर देता है और उसका बहुत टाइम बर्बाद कर देता है, 5 साल 10 साल खराब कर देता है। और कहीं ना कहीं जिस घर में ये कंजंक्शन हो जाए उस घर को भी बर्बाद कर देते हैं। और राहु अगर चंद्र के साथ बैठ जाए तो भी हमारा जो है कई तरह के नुकसान हो जाते हैं। हमारे माइंड में एक ऑब्सेशन भर देता है चीजों को लेकर, हम जिद्दी हो जाते हैं, ढीठ हो जाते हैं और हमारे मन में इनस्टेबिलिटी डाल देता है। कभी हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, कभी हम ऑब्सेशन में चले जाते हैं। और ऐसे ही राहु अगर और तो कोई प्लैनेट रहा नहीं, सूर्य चंद्र मंगल बुध गुरु शुक्र और शनि। ऐसे ही केतु की स्टडी भी आपको करनी चाहिए। केतु मंगल के साथ कभी अच्छे फल नहीं देता, सूर्य के साथ कभी अच्छे फल नहीं देता, चंद्र के साथ बहुत ही बुरे फल देता है। और बुध के साथ भी केतु को बहुत अच्छे फल देते नहीं देखा, हालांकि बुध का मित्र है। बुध के साथ बैठ जाए तो इंसान का कहीं ना कहीं मेमोरी लॉस वगैरह जैसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, उसको इंटेलिजेंस में विकार डाल देता है। और गुरु के साथ बैठ जाए तो इसकी एनर्जी गुरु के साथ कंपैटिबल है, लेकिन फिर भी आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले जाएगा, तो आप भौतिक संसार में आपका ज्यादा मन नहीं लगेगा। और शुक्र के साथ बैठ जाए तो आपके संबंधों में आपकी इच्छा पैदा नहीं होगी, संबंधों में आप कामयाब नहीं होंगे, विवाह में भी प्रॉब्लम पैदा करेगा और नॉर्मल रिलेशनशिप्स में भी आपको डेफिशिएंसी देगा। और शनि के साथ बैठ जाए तो बहुत बुरा योग है, बीमारी वगैरह का योग बना देता है, सीरियस टाइप ऑफ डिसीज। तो आप ये देखिए कि ये प्लैनेट्स इतने छुपे हुए हैं, इतने मिस्टीरियस हैं कि ये अपने मित्रों के साथ बैठ के भी कुछ न कुछ बुरे योग ही बना देते हैं। और फायरी एनर्जी केतु। तो अब देखिए दोस्तों, आपने इन दोनों प्लैनेट्स की स्टडी करनी है। कौन सा प्लैनेट इनके साथ बैठा हुआ है, किस घर में बैठे हुए हैं, अपने एनिमी साइन में है, फ्रेंड साइन में है, घर कौन सा है, क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट घर को तो नहीं अफेक्ट कर रहे, क्या वेल्थ के घर में बैठ के वेल्थ को तो नहीं खराब कर रहे या वेल्थ को एक्यूमुलेट नहीं होने दे रहे, इनकम के घर में बैठ के इनकम में विकार पैदा तो नहीं कर रहे, 10वें घर में बैठ के प्रोफेशनल हमारे कैरियर में तो सेंध नहीं लगा रहे। तो आपने ये चीजें भी देखनी है। फिर इनकी दृष्टियां भी हैं। अब दृष्टियां इनकी जो है 5th 9th और 7th है। अब इसमें एक छुपी हुई बात और बताते हैं हम आपको। 7th एस्पेक्ट जो है, 7th हाउस में राहु होगा या केतु होगा, अपोजिट हाउस में अपने से जहां भी राहु बैठा हुआ है वहां केतु होगा। अगर केतु है तो उससे 7th में राहु होगा। अब आपने ये देखना है कि अगर राहु या केतु अकेले हैं तो फिर तो बचाव है। अगर इनके साथ कोई और प्लैनेट बैठ गया तो डैमेज ज्यादा है, क्योंकि अपोजिट में बैठा हुआ प्लैनेट उस प्लैनेट को जरूर देखेगा। अगर राहु, सपोज राहु 1st में है और केतु 7th में है, सपोज हम मान लेते हैं, तो ठीक है, जो भी हमें फल मिलेंगे मिल जाएंगे। लेकिन अगर केतु के साथ सूर्य बैठ गया, एक तो केतु सूर्य को डैमेज करेगा, दूसरा राहु की 7वीं दृष्टि भी सूर्य को डैमेज करेगी। अब सूर्य जो है 2 मैलेफिक एनर्जी के चक्कर में आ गया और विवाह को खराब कर देगा। अब यहां नुकसान डबल हो गया, ये आपने देखना है। और अगर इसमें गलती से शनि की भी दृष्टि पड़ गई तो आप ये समझिए कि 3 प्लैनेट्स ने इसको लपेट लिया, बर्बाद कर देंगे। एस्ट्रोलॉजी बहुत ही डीप, बहुत ही इंटरेस्टिंग साइंस है। अगर आप इसको जितना अंदर घुस जाएंगे उतनी आपको मजा आएगा। और
चीजें सही निकलेंगी बिल्कुल। कोई आदमी सामने वाला कह ही नहीं पाएगा यार तुम ये गलत बता रहे हो, अगर आपने सही उसको रीड कर दिया। तो राहु या केतु के साथ अगर 2-3 प्लैनेट्स और बैठे हुए हैं तो डैमेज बहुत सीरियस है। उस घर को ये छोड़ेंगे नहीं, बर्बाद हो जाएगा। शादी के घर में बैठ गए तो शादी खराब, पिता के घर बैठ गए तो रिश्ते खराब, वेल्थ के घर बैठ गए तो एक्यूमुलेटेड वेल्थ का नुकसान, लॉस, भारी लॉस। 11वें घर में बैठ गए तो बड़े भाई बहनों से रिश्ते खराब। तो आपने 4थे घर में बैठ गए तो और ज्यादा डैमेज। तो आपने ये देखना है कि अगर राहु या केतु के साथ 2 से ज्यादा प्लैनेट बैठे हुए हैं, सामने से दृष्टि दूसरे प्लैनेट की भी पड़ेगी, वो भी उनको डैमेज करेगा और जिसके साथ बैठे हुए हैं वो भी डैमेज करेगा, अगर ये एनिमी प्लैनेट्स हैं। और अगर फ्रेंड्स प्लैनेट्स हैं तो नुकसान कम है। तो दोस्तों ये वाली चीजें भी आपने देख के ही प्रेडिक्शंस देनी है। और छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो पूरी पत्री का जो फ्लेवर है वो बदल देंगी, पूरी पत्री का निचोड़ ही बदल देंगी ये वाली चीजें। इसलिए हम उन चीजों को डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ जिन चीजों पे आपकी नजर रुकनी जरूर चाहिए। आपने अगर कोई भी हाउस देखा है वहां केतु के साथ 2-3 और प्लैनेट्स बैठे हुए हैं तो समझिए कि ये बहुत गड़बड़ हो गया, क्योंकि वो केतु उसको इंपैक्ट नहीं कर रहा, राहु की दृष्टि भी इंपैक्ट कर रही है, 7वीं दृष्टि। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज हमें यहीं रुकना चाहिए, क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो गई है और कल हम इस डिस्कशन को आगे चलाएंगे। और मुझे बहुत ज्यादा भरोसा है इस चीज का कि इस सीरीज को देखने के बाद आप किसी भी चार्ट को एनालाइज जरूर कर लेंगे, अगर आपको थोड़े से बेसिक्स पता है एस्ट्रोलॉजी के। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। रिक्वेस्ट सिर्फ हमारी एक ही रहती है कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप हमारी सारी वीडियोस देखते हैं या कुछ भी देखते हैं, इसमें कोई आपका नुकसान तो है नहीं, लेकिन हमारा फायदा ये है कि हमें बड़ा प्रोत्साहन मिलता है। हमारे जब सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और दूसरी चीज ये है कि हमारे जो 74-75% व्यूअर्स हैं वो नॉन सब्सक्राइबर्स हैं। तो वहां भी बड़ी तकलीफ होती है कि यार हमारे लोग वीडियोस को देखते तो रहते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। इसका रीजन हमें समझ ही नहीं आता। इज ए हार्डली जॉब ऑफ 1 or 2 seconds, आपने प्रेस ही करना बटन। जब आपका इंटरेस्ट खत्म हो जाए हमारी वीडियो से या हमारे चैनल से, उसके बाद आप अनसब्सक्राइब कर देना, उसमें हमें कोई तकलीफ नहीं है। अगर हमारी वीडियोस आपको आगे अच्छी ना लगे या आपको लगे यार ये चैनल अब नहीं हमारे लिए सूटेबल, तो आप अनसब्सक्राइब कर देना। लेकिन अभी अगर आप देख रहे हैं हमारी वीडियोस को तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। एंड हैव ए नाइस टाइम, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, विल सी यू सून। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन।